नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और पहले सरकार ने एफआरपी बढ़ाकर गन्ना किसानों को खुश किया और अब सनफ्लावर और चने के किसानों को खुश कर रही है। दरअसल सरकार ने कर्नाटक से 9,000 मीट्रिक टन सनफ्लावर खरीदने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र से चने की खरीद की सीमा को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। कच्चे तेल और डॉलर इंडेक्स में गिरावट से चांदी की चमक लौटने लगी है और इन सब पर हम आज का बात करेंगे अपने अगले आधे घंटे में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल, वहीं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर एंड प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से हमने मूवमेंट आते हुए देखी है उससे कर लेते हैं। चांदी के भावों में 5% की तेजी है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट के साथ कारोबार है। 9 से 10% की गिरावट के साथ हमने ऑलमोस्ट $100 अ बैरल अब यहाँ पर बनता हुआ देखा है। आप देख सकते हैं कल यहाँ पर बाजार में 115-116 तक के हाइज भी देखने को मिले थे और वहां से करीबन $15-16 की डिक्लाइन पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। साथ ही साथ एक रिएक्शन सोने चांदी में दिखा है। सोने की अगर बात करें तो वहां पर भावों में फिर से बढ़त देखने को मिली है। 4500 का लो बनाने के बाद आज 4700 का हाई है। 3.5% के गेन्स सोने में हैं। चांदी लेकर आएंगे और चांदी में भी उसी तरह की तेजी है। 6.5% की बढ़त, 77 के लेवल्स हम यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। दिनेश जी, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल अक्रॉस कमोडिटीज? ये रोजाना की बात है, वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है। करंट लेवल्स पे क्या करने की राय है? जी बिल्कुल, 3 से 4% वॉलेटिलिटी सिल्वर में एक आम बात की हो चुकी है, लेकिन आज गोल्ड और सिल्वर ने काफी अच्छा मूव लिया। एक कॉन्जिक्यूटिव गेन आया, कल भी थोड़ा सा गेन था, आज भी पॉजिटिव रहा है मार्केट। तो मुझे लगता है कि सेंटिमेंट थोड़े से शिफ्ट हुए हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट हुई है और यही एक मुख्य कारण रहा जो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए एक पॉजिटिव मूव देखने मिला है। अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि 4760 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है गोल्ड का, लेकिन जिस हिसाब से आज का मूव आया है मुझे लगता है प्रोबेबली 4760 की निश्चित तौर से टच करता हुआ नजर आता है। 4690 4700 के आसपास मुझे लगता है कि कॉमेक्स गो में दोबारा बाइंग बनकर आएगी। और अगर इंडियन मार्केट की बात करूं तो 1,52,250 के आसपास बाइंग बन सकती है। 1,51,500 की स्टॉप लॉस मेंटेन करके 1,53,400 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहाँ पर जारी रह सकती है। अंकित, आपको क्या लगता है ऑन चार्ट्स यहाँ पर किस तरह की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है? आप भी बाइंग का ही यहाँ पर रिकमेंडेशन देंगे? गुड इवनिंग मैम। ओवरऑल अगर सिचुएशन से देखें तो आज यूएसडीआर के अंदर एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। हम देख रहे हैं रुपए के अंदर उछाल जो देखने को मिला है अभी चल रहा है 94.60। तो थोड़ा सा गोल्ड के अंदर उतनी स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही जितनी हमको इंटरनेशनल मार्केट में मिल रही है। लेकिन डेफिनेटली जैसा आपने पूछा है कि तेजी रहेगी, मुझे भी लगता है कि इसके अंदर तेजी रहेगी। शाम तक कोई भी गिरावट अगर मिलती है $46-60 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। गोल्ड जब तक $44-80 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर बिकवाली करके काम नहीं करेंगे। वहीं अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर भी काफी पॉजिटिव लग रही है। अगर यहाँ पे $1.5 से $2 की गिरावट मिलती है इवनिंग में तो डेफिनेटली बाइंग करके वापस चलना चाहिए। $70 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो 2,50,000 का लेवल रहेगा जहां पे बाइंग करके चला जा सकता है। 2,32,000 पोजिशनल यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया है। आने वाले टाइम में हम एक अच्छी खासी तेजी यहाँ पे बनते हुए देखेंगे क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है सिल्वर के अंदर। और जिस तरह से ग्लोबल डिमांड यहाँ पे निकल के आएगी क्योंकि जैसे वॉर खत्म होगा तो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है। चांदी में जोरदार तेजी ऑलरेडी यहाँ पर बनी ही हुई है। 4% की बढ़त यहाँ पर भारतीय बाजारों में, ऑलमोस्ट 5.5% की तेजी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स रुपए की अप्रिसिएशन की वजह से उस तरह के गेन्स हमने यहाँ पर आते हुए नहीं देखे हैं। लेकिन चांदी पर और बात करने के लिए हमारे साथ अनमोल सिल्वर के सीईओ किशोर रुनवाल हैं। किशोर जी नमस्कार। उठापटक जारी है चांदी में और जो अब मूवमेंट देखने को मिली है वो ऑफकोर्स तेजी की तरफ है और हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि और बढ़त यहाँ से एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, ये सिल्वर एक्चुअली हेडलाइंस ड्रिवन मार्केट हो चुका है। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों हेडलाइंस ड्रिवन मार्केट हो चुका है। जैसे हमको अभी न्यूज़ आई है कि यूएस एंड ईरान सिंगल पेज मेमो पे वॉर एंड कर रहे हैं तो एक लंबा सा उछाल दोनों कमोडिटी में आया हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर। लेकिन मैं फिर भी मार्केट ये हेडलाइंस ड्रिवन है। फंडामेंटली मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट और ताकत पकड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं 260 के आसपास एमसीएक्स में वापस ये 1-2 दिन जैसे ही ये न्यूज़ का माहौल कम हो जाता है वापस, तो मेरे को लगता है थोड़ा चांदी गिरेगी यहाँ से। मुझे बहुत लंबा कोई तेजी यहाँ से नहीं दिख रहा है।
कि ये जो जो 275 280 के आसपास से मार्केट टूटा था जब वॉर डिक्लेयर हुआ था, तब चांदी कहीं ना कहीं 280 के आसपास थी, तो वहां से चांदी टूटी। लेकिन मुझे अभी नहीं लगता है, क्योंकि इसको ताकत नहीं मिल रही है, 260 पे सेलिंग अच्छा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 260 हाईएस्ट लगता है, 262 या 265 मैक्सिमम। तो यहाँ से वापस चांदी वापस 240 245 के रेंज में ही चलेगी। किशोर जी, आपको कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप यहाँ पर एक्सपेंशन मोड पर हैं। नया स्टोर आपने यहाँ पर मई के पहले हफ्ते में खोला है। किस तरह से बाजार है और किस तरह से आपको लगता है कि डिमांड अब यहाँ पर आगे जाकर आएगी? एज ऑफ नाउ मार्केट सिचुएशन मनीषा जी अगर देखें तो काफ़ी स्लो है। डिमांड इज वेरी स्लो। गोल्ड सिल्वर रिटेल आउटलेट्स में वॉक इन काफ़ी कम है। द मोमेंटो स्टिल माइंडसेट लोगों का अभी गोल्ड सिल्वर में ये रेट पे नहीं खड़ा है कि लोगों को लगता है कि और सोना चांदी इस भाव से और नीचे आएंगे, वेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैरिज सीजन आएंगे तो मार्केट्स वापस बूम होंगे। जैसे मई और जून की तरफ काफ़ी मैरिजेस है, तो वहाँ से तो मार्केट पिकअप होगा। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट्स आर वेरी स्लो, और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में वापस ये माइंडसेट आ जाएगा कि सोना चांदी इसी भाव में चलेगा, तो बाइंग वापस मार्केट, कंज्यूमर्स को कॉन्फिडेंस है, सब स्टोर्स में आने लगेंगे और मार्केट अच्छा चलेगा। किशोर जी, जिस तरह से हमने इंपोर्ट में गिरावट आते हुए देखी है, अप्रैल के महीने में माना जा रहा है कि सोने में शायद 15 टन का इंपोर्ट होगा, चांदी शायद 20-30 टन का इंपोर्ट देखेगी। जिस तरह से जो जीएसटी कंसर्न्स हैं बैंक्स के साथ बनती हुई, तो इंपोर्ट कम है लेकिन सामने क्योंकि मांग भी कम है, इसके लिए आप कहेंगे डोमेस्टिक मार्केट्स में एज ऑफ नाउ कोई डर नहीं है, कोई प्रीमियम नहीं है? जी हाँ, दिस इज वन ऑफ द रीजन जो आप करेक्ट बोल रहे हैं कि इंपोर्ट्स काफ़ी कम है कंपेयर टू जनवरी। 747 टन्स का इंपोर्ट हुआ था, और फरवरी में 613 टन के आसपास था। मार्च का रिपोर्ट जहाँ भी 250 से 300 टन्स का इंपोर्ट है, तो काफ़ी नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है कि इंपोर्ट कम होने से, डिमांड कम होने से इंपोर्ट इंडिया में कम आ रहा है सोना चांदी। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में अगर ये भाव टिक जाते हैं तो वापस इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और मार्केट में सोना चांदी अच्छे चलेंगे। जो भी खरीदारी फिलहाल यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, ऑफकोर्स हमने ईटीएफ की तरफ काफी बाइंग आते हुए देखी थी किशोर जी। फिजिकल की बाइंग, ज्वेलरी बाइंग, आर्टिकल बाइंग, क्या सभी तरफ यहाँ पर कमजोरी है? टोटल तीनों सेक्टर्स में काफी कम है। ईटीएफ्स भी काफी कम है, ज्वेलरी मार्केट्स भी काफी स्लो है, आर्टिकल मार्केट्स एंड बुलियन मार्केट्स भी काफी स्लो है। ओवरऑल मार्केट्स आर रनिंग वेरी स्लो। जो प्रैक्टिकल है, मैं ग्राउंड लेवल से बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से जो मार्केट की सिचुएशन है वही बता रहा हूँ कि मैं सब कॉर्पोरेट से मेरा लिंक है, और काफ़ी लोगों से जो बातचीत हो रही है कि मार्केट्स आर रनिंग वेरी स्लो। दे आर वेटिंग, अगर मैरिज सीजन ही ताकत देगी एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट्स में, तो वो जून के आसपास काफ़ी मैरिजेस है। तो मुझे लगता है अपना मई मिड वीक में आसपास 20 तारीख के आसपास हम लोग अच्छा सेल्स वेट कर रहे हैं। और यहाँ से क्या ये एक रीजन है कि पिछले साल लोगों ने इतनी ज्यादा चांदी ली है कि अब वो प्रॉफिट्स में बैठे हैं, उन्हें चांदी लेने की जरूरत नहीं है? क्या वो भी एक रीजन है? फिजिकल में काफी अच्छे लोगों ने पकड़ी है यहाँ पर। यस, काफी जो मिडिल क्लास लोग हैं, कॉमन मैन हैं, उन्होंने अपनी सेविंग्स से काफी बुलियन और इसमें काफी स्टॉक कर चुके हैं। तो इस रीजन से भी मार्केट, वन ऑफ द रीजंस है कि मार्केट स्लो होंगे, क्योंकि उस टाइम जब तेजी थी, कॉमन मैन आल्सो एंटर्ड द मार्केट। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे सोने चांदी में, तो वो भी एक रीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक भाव में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो अभी जो नेक्स्ट सेविंग्स होएगी कॉमन मैन की और मिडिल मैन की, दैट विल कम इन द फ्यूचर इन कमिंग मंथ्स। पॉइंट टेकन। किशोर जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स वो पूरा का पूरा क्या मैथमेटिक्स है, कितनी खरीदारी है नहीं है, वो सब यहाँ पर समझाने के लिए। ये तो बात हुई यहाँ पर सोने चांदी की, लेकिन क्रूड प्राइसेस को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिरावट अब भी जारी है। $100 के नीचे तो हम आई हैं, हम 99 के नीचे भी आए हैं, और ये 10.5% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर 98.55, यानी कि यूएस मार्केट्स खुलने से पहले जोरदार गिरावट यहाँ पर आई है। दिनेश जी, कैसे देखते हैं मार्केट्स को, और जिस तरह का हाल आज यहाँ पर बना है, अभी तो यूएस मार्केट्स खुले भी नहीं है। बिल्कुल टोटली न्यूज ड्रिवन मार्केट है, इसमें सप्लाई डिमांड फंडामेंटल्स का कोई लेन देन नहीं बचा है अभी हाल फिलहाल। जैसी 10,000 के ऊपर जाता है, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आती है जो उसको दोबारा 8,000 के भीतर ले आ जाती है, और वैसी जैसी 8,000 के भीतर ही आता है,
कोई ऐसा ट्रिगर जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाता है जिससे दोबारा ये प्राइसेस 9,000-10,000 की ओर अग्रसर हो जाती है। तो हाल फिलहाल मुझे लगता है कि इन लेवल पर थोड़ी सी बिकवाली और बाकी है, लेकिन अब मैं यहाँ शॉर्ट सेल करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ से 8,000 के अंदर लेवल्स दिखाए, कल मॉर्निंग दोबारा एक बार गैप डाउन हमें देखने मिल रहा है और वहां से दोबारा रिकवरी आने की संभावना है। तो 7850 7900 पे मुझे लगता है कि दोबारा एक बार खरीदारी लौट के आ सकती है। अंकित, आप कैसे देखते हैं ऑन चार्ट्स? आपको भी लगता है बेचना नहीं चाहिए अब यहाँ से? देखिए बिल्कुल यहाँ पे 8400 1200 रुपए 1300 रुपए की गिरावट आ चुकी है। एक स्टेटमेंट आया कि 1 पेज पे हम लोग नेगोशिएशन कर सकते हैं। अब इस तरह की जो चीजें निकल के आ रही हैं, अब देखिए अगर पलट जाते हैं तो यहाँ पे पूरी चीजें पलटती हुई नजर आती हैं। हमने देखा है कि अगर वापस से कोई नया स्टेटमेंट निकल के आता है जहां पे वापस टेंशन एस्केलेट होती है, तो फिर वापस से क्रूडल के अंदर वापस से हमको तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे अभी लग रहा है कि हाल फिलहाल में 7800 7500 का जो सपोर्ट जोन है वहां तक आना चाहिए। फिर वहां से क्या लेवल्स बनेंगे उसको देखना रहेगा, और आगे के क्या डेवलपमेंट्स होते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, ईरान को लेके, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेके, वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न हो रहा है कि इराक की तरफ से सस्ता क्रूड ऑयल देने की पेशकश करी गई है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर। उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि वहां पे जो स्टोरेज की कमी है और बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल वहां पे हो चुका है। अब वहां पे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में जो इतने टाइम से लॉक है, ब्लॉक्ड है, उसके कारण वहां पे क्रूड ऑयल का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन सप्लाई का जो कंसर्न वो बना हुआ है। अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुल जाता है तो प्राइसेस और ज्यादा गिरते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगले 24 घंटे मुझे लगता है काफी क्रूशियल रहेंगे, उसको ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडर्स को। और जो कच्चे तेल की गिरावट है उसका सीधा फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। सोने चांदी की बात तो हमने की है, लेकिन बेस मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेकर आएंगे क्योंकि कॉपर में एक उछाल है। ओवरनाइट 2.5% की तेजी थी और फिलहाल 1.5% की, ऑलमोस्ट 2% की तेजी के साथ कारोबार। एल्यूमिनियम लेकर आएंगे क्योंकि यहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एल्यूमिनियम वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के दौरान 14% तक चढ़ा था क्योंकि वर्ल्ड का 10% एल्यूमिनियम मिडल ईस्ट से आता है, तो वहां पर हमने भावों में बढ़त आते हुए देखी थी। लेकिन अब क्योंकि क्रूड में गिरावट है तो वही हाल काफी हद तक एल्यूमिनियम का भी बनता हुआ नजर आया है। जिंक की जहां तक बात है यहाँ तेजी है, लिथियम में तेजी है, सल्फर में बढ़त देखने को मिली है। काफी हद तक जो ईवी मेटल्स हैं वहां पर जोरदार तेजी रही है। दिनेश जी, मेटल्स में क्या करने की राय है? एल्यूमिनियम की कहानी खत्म है क्या? कॉपर जिंक वापस आएंगे? बिल्कुल, क्रूड और एल्यूमिनियम वन साइड में है और कॉपर सिल्वर वन साइड में है। ये दोनों के बीच में निरंतर एक हेज रेशो बनता है कि जब भी अगर एल्यूमिनियम गिरता है तो अल्टरनेटली आप कॉपर बाय करो या सिल्वर बाय करो। ये नॉर्मल एक फंडा सा हो चुका है। बट मुझे लगता है कि अभी एल्यूमिनियम की कहानी खत्म नहीं हुई है। प्रोबेबली हो सकता है 364 364 ये लेवल एक बार नीचे आ सकता है। सप्लाई डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो इमीडिएटली रिज्यूम नहीं होगा। क्रूड जैसी बात एल्यूमिनियम में नजर नहीं आती मुझे। आई थिंक 364 यहाँ से दोबारा बाइंग निकल कर आ सकती है। प्रोबेबली एल्यूमिनियम दोबारा 275 के लेवल दिखा सकती है, 375 के लेवल दिखा सकता है। हालांकि अभी 360 का स्टॉप लॉस इसमें निश्चित तौर से मेंटेन करना चाहिए। अंकित, आपका कोई फेवरेट मेटल है जो आप यहाँ पर पिक करना चाहेंगे ट्रेड के लिहाज से? मनीषा मैम, आपको पता है मेरा कॉपर काफी फेवरेट है। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये 1600 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, जो मैंने आपको पहले रिपोर्ट भी शेयर करी थी। मुझे अभी भी लगता है कि कॉपर के अंदर कोई बहुत बड़ी यहाँ पे गिरावट नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड रेगुलरली हम देख रहे हैं कि चाइना से निकल के आ रही है और सब जो वहाँ के जो डेटा है वो भी काफी पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। आज सभी को पता है कि जो बेस मेटल्स हैं मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो चाइना की तरफ से होता है। जैसे ये डिसीजन निकल के आएगा, ईरान वाला मैटर सॉल्व होता नजर आएगा। नहीं भी आता है तो यहाँ पे कोई, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई एस्केलेशन निकल के आएगा। तो कॉपर के प्राइसेस मुझे भी अभी लगता है कि शॉर्ट टर्म में 1350 1360 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। किसी को स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है तो 1260 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। पॉइंट टेकन। तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में, सोने चांदी में और साथ ही साथ बेस मेटल्स में लौटती हुई नजर आई है। जहां तक एनर्जी की बात है, गिरावट काफी ज्यादा आ चुकी है, तो यहां से शॉर्ट ना करें, फर्दर शॉर्ट्स क्रिएट ना करें, ये राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से है। बहुत शुक्रिया अंकित, दिनेश जी, साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटी मार्केट्स में अपना एनालिसिस भी शेयर करने के लिए। well, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे सनविन ग्रुप के CEO संदीप पजौरिया। स्वागत है आपका। हमारे साथ अब सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी, इंटरनेशनल मार्केट्स की तो बात यहाँ पर करेंगे ही, लेकिन भारतीय बाजारों में सरकार ने जो यहाँ पर सनफ्लावर खरीदने की बात की है रबी 2026 से, कैसे देखते हैं आप ये डिसीजन? मनीषा जी, देखिए, डोमेस्टिक सनफ्लावर का क्रॉप जो है वो बहुत कम है। मतलब एक जमाने में 1994 में 96 में हम 12-14 लाख टन सनफ्लावर का क्रॉप करते थे और ओवर द ईयर से क्रॉप कम होते गया। बिकॉज सनफ्लावर को जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए वो हैंडल नहीं हुआ और इंसेंटिव उसे कोई मिला नहीं। और कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पंजाब में ये एरिया में सनफ्लावर होता था,
तो अब जाके वो गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है, प्राइस ऊंचा दे रही है, तो किसानों का थोड़ा इंटरेस्ट वापस सनफ्लावर ग्रोइंग में बढ़ सकता है। और सनफ्लावर का कंजम्पशन हमारे इंडिया में बहुत हेवी होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सनफ्लावर ऑयल हम ऐसे भी 30 लाख टन इम्पोर्ट करते हैं, तो हम सनफ्लावर की फसल इंडिया में बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी की बात हो जाएगी। डोमेस्टिक थोड़ा बहुत हमें सप्लाई मिलेगा सनफ्लावर का, तो वो सनफ्लावर के लिए बहुत जरूरी है। एंड जहाँ तक आप देख रहे हैं कि हमें हमारी सोयाबीन की क्रॉप है वो 100 लाख से 110 लाख के बीच में लगी हुई है। सरसों की क्रॉप है वो 105 से 120 के बीच में है। और तो इस तरीके से हमें सनफ्लावर एक बड़ी हाई ऑयल यील्डिंग क्रॉप है। मतलब सनफ्लावर में आप समझ के चलिए करीबन 40% तेल होता है, विच इज लाइक रेपसीड मस्टर्ड सीड। सोयाबीन में सिर्फ 18% तेल होता है। तो सनफ्लावर की हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो इंडिया की ऑयल को, मतलब जो हमारा डोमेस्टिक है प्रोडक्शन, उसको हेल्प करेगा। वैसे तो हमारा 65% इम्पोर्ट होता है और 35% हमारा लोकल प्रोडक्शन है, लेकिन वो भी आ रहा है 35 से 40 के बीच में लोकल प्रोडक्शन। इसके लिए हमें सरसों में, सोयाबीन में, सनफ्लावर में आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो देखिए डिमांड हर साल 10 लाख टन बढ़ रही है देश में, और 10 लाख टन की डिमांड जो बढ़ रही है वो हम डोमेस्टिक क्रॉप नहीं बढ़ाएंगे तो इम्पोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। तो वो बात जरूरी है। अब पेट्रोलियम में हमने देखा हमारा 85% निर्भरता जो इम्पोर्ट पे है, और क्या हालत हमारी बनी इन दिनों में गैस में, ऑयल में। तो उसी तरह से वेज ऑयल में हमारा 65% इम्पोर्ट है। तो लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट को ये चीजें स्ट्रेटेजिकली देखनी पड़ेगी कि हम इतने बड़े वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाले देश में इतनी ज्यादा निर्भरता इम्पोर्ट के लिए हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें 50-50 का रेशियो बन जावे कि 50% इम्पोर्ट 50% डोमेस्टिक, तो वो हमें कंफर्ट सिचुएशन बन जाएगी। क्रूड ऑयल की बात करें या ऑयल। तो संदीप जी, आपको 50-50 पहुंचने के लिए जो 15% है वो आपको कितना टाइम लगता है कि अगर हम कोशिश भी करें तो वहां पर जाएंगे, और किस तरह की कोशिश करने की जरूरत है? मनीषा जी देखिए, उसमें तो मिशन मोड को लेके एकदम आगे चलना पड़ेगा और हर क्रॉप में चलना पड़ेगा। ऑयल पाम में हमने मिशन बनाया है, फिर दूसरे क्रॉप से हमने मिशन बनाया है। 11,000 करोड़ ऑयल क्रॉप पाम के लिए किए, 9,000 करोड़ दूसरे के लिए किए। ग्राउंड लेवल में बहुत फास्ट एक्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, और तब जाके ये चीज अचीव करने के लिए हमें 5 से 10 साल लगेगी कम से कम। हम सोच सकते हैं कि 2030 तक हम जो है वो डोमेस्टिक रेशियो जो है वो अभी जो 35% है उसको हम 42 पे ले जावे, और 2035 तक हम उसको 50 पे ले जावे। लेकिन ये इस तरीके से चलना पड़ेगा जिसमें हमें सरसों की फसल 200 लाख टन तक करनी पड़ेगी, सोयाबीन की फसल 150 लाख टन करनी पड़ेगी, ग्राउंडनट की फसल हमको 120 लाख टन करनी पड़ेगी, और सनफ्लावर जैसे जो क्रॉप है उनकी फसल भी हमको बढ़ा के 25-30 लाख टन करनी पड़ेगी। और पाम का जो प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है अभी 4-4.5 लाख 5 लाख का हर साल का, वो प्रोडक्शन हमें कम से कम 25 लाख टन, मतलब 2030 तक वो प्रोडक्शन हमें 20 लाख टन पे ले जाना पड़ेगा, और 2035 तक वो प्रोडक्शन हमें समझ के चलिए आप 30 से 40 लाख टन पे ले जाना पड़ेगा, तो जाके वो पॉसिबल होगा। ये एक बहुत बड़ा ड्रीम है। अब इसमें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो इतना अच्छा है नहीं, अब कितना अचीव होगा पता नहीं। लेकिन वर्ल्ड में हर कंट्री में जहाँ वेज ऑयल पैदा होता है वहां वो लोग सब बायोडीजल बना रहे हैं वेज ऑयल से, मैंडेट बढ़ा रहे हैं। इंडोनेशिया में 40% से 50% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ब्राजील में 15 का 16 कर रहे हैं, अमेरिका में भी इतना बड़ा मैंडेट उन्होंने लगाया। आप देखिए ना, ब्राजील में अभी ऑलरेडी 75 लाख टन सोयाबीन ऑयल जो है वो बायोडीजल में जा रहा है। इंडोनेशिया में ऑलरेडी 135 प्लस B50 की बात करें 15 लाख और जाएगा, 150 लाख टन बायोडीजल में जा रहा है। 27% वर्ल्ड का वेज ऑयल जो है बायोडीजल में जा रहा है। ओनली एक सनफ्लावर ऑयल ऐसा है जो बायोडीजल में बहुत कम जाता है, लेकिन सोयाबीन और रेपसीड और पाम ऑयल पूरी तरह से बायोडीजल में जो भी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है वो डाल रही है। तो इंडिया को ये समझना पड़ेगा कि हमें वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और वो देख के हमारी आत्मनिर्भरता को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और एक मिशन मोड में बहुत स्ट्रांगली चलना पड़ेगा। ये तो आगे जाके हमें दिक्कत हो सकती है। हमें वेज ऑयल की वर्ल्ड में आज जो अवेलेबिलिटी है वो कल उतनी मिले ना, बिकॉज फ्यूल की प्राइस देखिए, फ्यूल की प्राइस तो अभी इतनी ऊंची हो गई थी, $100 110 हो गई थी। अभी तो ये जो एक पेज का मेमोरेंडम होकर साइन होने की बात हुई है, और जैसे हुई थी कि ये 12% क्रूड में अभी जो गिरावट आई है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। बिकॉज इतना ज्यादा क्रूड की कीमत जो है तो वो इंसेंटिवाइज करती है कि वेज ऑयल से बायोडीजल बनाया जाए। जब क्रूड की कीमत थोड़ी मॉडरेट होगी तो वो इतने अग्रेसिव प्लान्स को भी मॉडरेशन में ले जाना पड़ेगा उन देशों को, तो जाके गणित ठीक बैठेगा। नहीं तो आज तो फूड वर्सेस फ्यूल वाली जो बात डिबेट है, वो तो फ्यूल वाज द विनर एंड फूड वाज द लूजर।
एंड फूड वाज तो फूड की कीमतें बढ़ रही है, और वो एक कॉमन मैन के लिए, और वर्ल्ड की इतनी पॉपुलेशन जो है विच इज नॉट सो वेल इन द डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए बड़ा बड़ा चैलेंज हो रहा है। बट ये एक फैशन हो गया है मनीषा जी, सब जगह पे हम देखिए, वेदर कॉर्न से देखिए, वीट्स कॉर्न से एथेनॉल देखिए, वीट से देखिए, शुगर से देखिए, वेज ऑयल से बायोडीजल देखिए, वर्ल्ड ओवर हर कंट्री में पॉलिटिशियंस के लिए ये एक फैशन हो चुका है कि या एनवायरमेंट भी साथ में रखते हैं वो लोग। ऐसा बात नहीं करूंगा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो जायज है, लेकिन वो इतना ज्यादा परसेंटेज आप फ्यूल में डालोगे तो फूड वालों का क्या होगा, प्रॉब्लम उसका जायज नहीं है। सो संदीप जी, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें इन सेंस ऑफ अ बफर स्टॉक, हम जानते हैं काफ़ी हद तक काफ़ी कमोडिटीज़ में यहाँ पर बनाने की उसे कोशिश है। अब 9,000 टन सनफ्लावर ऑयल का जो नंबर है उसे आप कैसे देखते हैं? ओवरऑल जो इंडियन गवर्नमेंट की एडिबल ऑयल को लेकर बफर स्टॉक की स्थिति है, वहाँ पर आपको लगता है कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है? बफर स्टॉक की देखिए, मेरे ख्याल से गेहूं में, वीट और राइस में तो वो मैकेनिज्म ठीक तरह से चल रहा है। शुगर में भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, कि भाई कैन का प्राइस क्या होगा, शुगर का प्राइस क्या होगा, कितना रिलीज होगा, क्या होगा। मेरे ख्याल से इतना ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल की जरूरत नहीं है। आपको सीधा एक ही करने की जरूरत है कि आप फ्री रखिए इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, और उसके बाद में आपके पास में एक मिनिमाइज तरीके का गवर्नमेंट का स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहिए, जो पेट्रोलियम में लोग टर्म यूज करते हैं, या बफर स्टॉक कहिए, आप वैसा एक बना सकते हैं। मतलब देश में जैसे आप देख के चलिए कि हर महीने की हमारी एडिबल ऑयल का कंजम्पशन जो है वो 22.5 लाख, ठीक है ना। तो हर महीने का 22.5 लाख टन हमारा जब कंजम्पशन है, तो उसका आधा, मतलब आप समझिए कि 11.5-12 लाख टन का हमें सब ऑयल मिला के बफर स्टॉक हमारे पास रखना चाहिए, जो मिनिमम 15 दिन का हमारा कंजम्पशन होता है। तो वो रखने से हमें एक कीमतों को भी एक पर्टिकुलर चेक करने में जगह मिलेगी, और उससे हमें ये भी राहत मिलेगी कि भी हमारे पास कुछ न कुछ हमारा है। लेकिन मनीषा जी देखें आप, अभी तो ये साल एमएसपी के ऊपर क्रॉप चल रही है, लेकिन अदरवाइज पिछले सालों में हमने देखा नाफेड ने इतनी ज्यादा सरसों ले ली थी, और नाफेड जब 30 लाख टन सरसों ले लेता है तो उसमें 40% तेल के हिसाब से 12 लाख टन उसमें ऑयल होता है। तो वो एक तरह का बफर स्टॉक ही था ऑयल का, आप समझ के चलिए। तो हमारा जो सीड में, ऑयल सीड में जो एमएसपी मैकेनिज्म है, वो एक तरह का इनडायरेक्टली बफर स्टॉक मैकेनिज्म भी है। तो किसानों को भी हेल्प होती है, जिस समय एमएसपी के नीचे भाव चलता है सीड का, गवर्नमेंट एजेंसी लाइक नाफेड उसको खरीद लेती है, उसका स्टॉक करती है। तो आई थिंक मैकेनिज्म अच्छा चल रहा है वेज ऑयल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें ज्यादा और कंट्रोल और वो सब करने की जरूरत नहीं है। एंड मैंने सही कहा कि हम हमारे वर्ल्ड में हम इतने सारे कंट्री से हम हमारा तेल सोर्स कर पा रहे हैं, जैसे पाम हम कर रहे हैं इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से, अभी साउथ अमेरिका से, कोलंबिया से भी हमने पाम लाना शुरू किया, पपुआ न्यू गिनी से लाते हैं सोयाबीन ऑयल हम लोग, अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेरिका, फिर बाद में यूक्रेन, रशिया, अब हमने चाइना से भी ये साल सोयाबीन इंपोर्ट किया है, 3-4 लाख टन का इंपोर्ट सोयाबीन ऑयल हम कर रहे हैं। तो हमने डाइवर्सिफाई बहुत कर लिए रिसोर्सेस, एंड इंडिया बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर, इंडिया की वर्ल्ड में एक रिस्पेक्ट है, इज्जत है, और इंडिया जब डिमांड करता है तो लोग इंडिया को प्रेफर्ड करके सेल करते हैं। इंडिया में जो इंपोर्टर्स है और इंडिया में जो प्रोसेसर्स है वो बहुत डिसिप्लिन से चलते हैं, वो सब जो कमिटमेंट है उसको ऑनर करते हैं। उस कारण से वेज ऑयल फील्ड में उसको बहुत ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं। बहुत ज्यादा कंट्रोल की भी आप इच्छुक यहाँ पर नहीं है। वेल एब्सोल्युटली, जैसे कहते हैं ना, क्रिकेट में जो विनिंग टीम है उसको बार बार चेंज नहीं करा जाता। तो एज ऑफ नाउ एडिबल ऑयल वो है। पॉइंट टेकन। संदीप जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शेयर भी करने के लिए। वेल आपसे पिछली बार बात हुई थी तो बायोफ्यूल्स की थी, लेकिन आज हमने ये ऑफकोर्स क्लियर किया है यहाँ पर कि कैसी फसल है, फ्यूल में यहाँ पर कितना जा रहा है, सरकार को किस तरह की नीतियाँ अपनानी चाहिए, और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको आगे लेकर यहाँ पर किस तरह के चेंजेस लाए जा सकते हैं। वेल आप ब्रेक में जाएं उससे पहले कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से लेके आना चाहेंगे, क्योंकि और गिरावट यहाँ पर अब बनती हुई नजर आई है। आपको याद दिला दें, कल इस टाइम जब हम शो कर रहे थे तो कच्चे तेल के प्राइसेस $115-116 के आसपास थे। वहां से जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, कल तो अच्छी खासी गिरावट थी ही, आज फिर यहाँ पर दिन में अगर हम यूरोपियन टाइम में देखें तो करीबन 11% की गिरावट है। $100 टूटा है, 98 टूटा है, 99 टूटा है, 97.5 के आसपास के तरफ यहाँ पर कच्चे तेल में। ऑफ कोर्स यूएस मार्केट्स ओपन होती हैं, वहाँ से किस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं, एक नेक्स्ट रिएक्शन हम वहाँ से आता हुआ देखेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक का समय है, लेके आएंगे आपके पास आवाज़ समाचार इस ब्रेक के बाद।